डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th क्लास की हॉर्नबिल से 4th लेसन लैंडस्केप ऑफ द सोल का अध्ययन करेंगे, जिसकी रचना नथेली टॉबरॉय ने की है। वो एक आर्ट हिस्ट्री की राइटर हैं। यह लेख उस जादुई संसार के ऊपर प्रकाश डालता है जिसे कि एक चित्रकारी हमारे सामने उजागर करती है, परंतु इस बात के लिए हमको या तो रचनाकार की दृष्टि उधार लेनी होती है या फिर उसके मस्तिष्क में प्रवेश करना होता है। हम उन दो विभिन्न लक्ष्यों से परिचित होते हैं जिन्हें यूरोपीय तथा चाइनीज दोनों ही कला स्वरूप प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, चाहे यह एक भ्रम उत्पन्न करने वाला नियम विरुद्ध कार्य हो या फिर एशिया में आंतरिक जीवन और आत्मा का सार तत्व हो। एक दृश्यावली उस अनजानी और अनदेखी वस्तु को समझने के लिए चित्रकार का एक प्रयास है जो अपने आप में उससे हर वस्तु को अभिव्यक्त करती है जो कि भौतिक है। तो आए देखते हैं नथेली टॉबरॉय की यह रचना लैंडस्केप ऑफ द सोल का फर्स्ट पार्ट। A wonderful old tale is told about the painter Wu Dozi, who lived in the 18th century. His last painting was a landscape commissioned by the King Emperor Zhongzong to decorate a palace wall. The master had hidden his work behind a screen so only the emperor would see it. For a long while the emperor admired the wonderful scene, discovering forests, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky, men on hilly paths, birds in flight. Look, sir, said the painter, in this cave at the foot of the mountain dwells a spirit. The painter clapped his hands and the entrance to the cave opened. The inside is splendid beyond anything words can convey. Please let me show your majesty the way. The painter entered the cave, but the entrance closed behind him, and before the astonished emperor could move or utter a word, the painting had vanished from the wall. Not a trace of Wu Doji's brush was left, and the artist was never seen again in this world. क्या लिखा? 8वीं शताब्दी के चित्रकार व्यू डोजी के बारे में एक अद्भुत पुरानी कहानी कही जाती है। उसका अंतिम चित्र एक दृश्य था जिसे टैंग वंश का राजा
जुजोंग ने महल की दीवार को सजाने के लिए बनवाया था। चित्रकार ने अपने चित्र को पर्दे के पीछे छुपा दिया था, इसलिए केवल राजा ही इस चित्र को देख सकता था। काफी देर तक राजा चित्र की मन से सराहना करते रहे और जंगलों, ऊंचे पहाड़ों, झरनों, विशाल आकाश में तैरते बादलों, पहाड़ी मार्गों पर चलते पुरुषों और उड़ते पंछियों का दृश्य घुमाते रहे। देखिए महाराज, चित्रकार ने कहा, इस गुफा में पर्वत की तलहटी में एक आत्मा रहती है। चित्रकार ने ताली बजाई और गुफा का मुख्य द्वार खुला। अंदर से गुफा आलीशान, शब्दों की अभिव्यक्ति से परे। महाराज, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। चित्रकार गुफा में घुस गया, किंतु प्रवेश द्वार उसके घुसने के बाद बंद हो गया और इससे पहले कि हैरान राजा हिले या कुछ बोले, चित्र दीवार से गायब हो गया था। बूदोजी के बुर्श का एक चिन्ह मात्र तक नहीं बचा था और चित्रकार को इस संसार में फिर कभी नहीं देखा गया। आगे लिखते हैं, सच स्टोरीज played an important part in China's classical education. The books of Confucius and Zhuangzi are full of them. They helped the master to guide his disciple in the right direction. Beyond the anecdote, they are deeply revealing of the spirit in which art was considered. Contrast this story or another famous one about a painter who wouldn't draw the eye of a dragon he had painted for fear it would fly out of the painting. With an old story from my native Flanders that I find most representative of Western painting. क्या लिखा? चीन की शास्त्रीय शिक्षा में कहानियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कन्फ्यूशियस और जेनजिंग की पुस्तक इन कहानियों से भरी पड़ी हैं। शिष्य का सही मार्गदर्शन करने में ये कहानियाँ गुरु की मदद करती हैं। कथानक से परे ये कहानियाँ उस भावना को बहुत गंभीरता से प्रकट करती हैं जिस भावना से कला पर चिंतन किया जाता है। इस कहानी या एक दूसरी कहानी जिसमें एक प्रसिद्ध चित्रकार ने अपने बनाए ड्रैगन के चित्र में आँखें इस डर से नहीं बनाई कि वह चित्र में से उड़कर चला जाएगा। इसकी तुलना में मेरे स्थानीय हॉलैंड वासियों की उस पुरानी कहानी से तुलना करो जो मुझे पाश्चात्य चित्रकला की सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाली लगती हैं। आगे लिखती हैं, इन 15th century
Antwerp, a master blacksmith called Quentin Mastsafe fell in love with a painter's daughter. The father would not accept a son-in-law in such a profession, so Quentin sneaked into the painter's studio and painted a fly on his latest panel with such delicate realism that the master tried to swat it away before he realized that what had happened. Quentin was immediately admitted as an apprentice into his studio. He married his beloved and went on to become one of the most famous painters of his age. These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve: a perfect illusionist likeness in Europe, the essence of inner life and spirit in Asia. क्या लिखा कि 15वीं शताब्दी के एंटवर्प शहर में एक कुशल लोहार क्वांटीन मैटसेस को एक चित्रकार की पुत्री से प्यार हो गया। पिता ऐसे व्यवसाय वाले को अपना दामाद नहीं बनाना चाहता था, इसलिए क्वांटीन चुपके से चित्रकार के स्टूडियो में घुस गया और उसकी नवीनतम ड्राइंग शीट पर इतनी यथार्थ लगने वाली मक्खी का चित्र बना दिया कि चित्रकार ने उसे सचमुच की मक्खी समझकर हाथ से मारने की कोशिश की, और जब जाकर उसकी समझ में आया कि क्या हुआ था, क्वांटीन को शीघ्र ही उसके स्टूडियो में एक नौसिखिए के रूप में प्रवेश दे दिया गया। ये दोनों कहानियाँ दर्शाती हैं कि कला का प्रत्येक रूप क्या प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। यूरोप में भ्रम पैदा करने वाली पूर्ण समानता और एशिया में आंतरिक जीवन और भावना का सार है। आगे लिखती हैं, इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीशंस ए पेंटर and appreciates its outer appearance, but the artist reveals to him the true meaning of his work. The emperor may rule over the territory he has conquered, but only the artist knows the way within. Let me show the way. The Dio, a bird, that means both the path or the method, and the mysterious works of the universe. The painting is gone, but the artist has reached his goal beyond any material appearance. क्या लिखा? चीनी कहानी में राजा एक चित्र बनवाने का आदेश देता है और मन ही मन उसके बाहरी स्वरूप की प्रशंसा करता है, किंतु चित्रकार उसके सामने अपने चित्र का सच्चा अर्थ प्रकट करता है। राजा अपने द्वारा जीते गए
क्षेत्र पर शासन करता है, परंतु आंतरिक अनुभव के मार्ग को सिर्फ कलाकार ही जानता है। आओ मैं आपको रास्ता दिखाऊं। डियो एक ऐसा शब्द जिसके दोनों अर्थ होते हैं, मार्ग या तरीका और ब्रह्मांड की रहस्यमयी गतिविधियां। चित्र तो गायब हो गया, किंतु कलाकार अपने लक्ष्य पर पहुंच गया, किसी भौतिक स्वरूप से दूर। मतलब यह है कि कलाकार वस्तुओं के बाहरी स्वरूप तक ही सीमित नहीं रहता, वह आंतरिक स्वरूप और उसके सौंदर्य का अवलोकन करता है।